हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज़ जो हमने स्टार्ट करी थी। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। आई टोल्ड यू टू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ IASC, दैट इज़ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। ऑल राइट, सो हमें पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी हमारा AS2 इन्वेंट्री से रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन हमारा 6 से रिलेटेड रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप इसे रीड भी कर सकते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें लिखा है अकाउंटिंग इन मॉडर्न एज इज़ रिकॉर्डेड एज। तो हमें पता है कि हम डेफिनेशन जब पढ़ते हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड में, तो अकाउंटिंग जो है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग होता है, क्लासीफाइंग होता है, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन का हमारे बिजनेस की लैंग्वेज होती है, और ये हमारे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी होते हैं। तो ये हमारी ऑल ऑफ द अबव आ गई है, डी इसका आंसर है। आंसर से कनेक्टेड लिखे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कंसेप्ट, ना कि हम ये चेक कर रहे हैं कि कितना हम चीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस दैट्स इट। दिस इज नॉट एग्जाम। एग्जाम जब होगा तब आपको करना है वहाँ पर। यहाँ पे आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। ओके, कोई गिल्ट नहीं रखना है, कोई क्वेश्चन ना आए तो, क्वेश्चन आ जाए तो खुशी भी नहीं रखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे हमें आगे जाकर। ऑलराइट, ये तो बिल्कुल बेसिक है। द यूजर ग्रुप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल द अबव। ओनर्स भी होते हैं, मैनेजर भी होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। यहाँ पूछा गया है The International Accounting Standard 2 lays down guidelines for inventory valuation and presentation. Which of the following is not true as per these standards? The inventory should be valued at historic cost or net realizable value. I'm sorry, just a tongue twister. विच एवर इज़ लोअर। ये पता है हमें कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो हमारी NRV या फिर कॉस्ट, जिससे भी हमारे कम होती है उस पर हम वैल्यू करते हैं। ये सही है। द कॉस्ट ऑफ डैमेज रॉ मटेरियल शुड बी इन अराइविंग द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑफ द मैन्युफैक्चर गुड। ये भी ठीक है। यूजुअली ईदर द फीफो और वेटेज एवरेज मेथड शुड बी यूज फॉर द वैल्यूएशन। ये पता है हमें लीफो के लिए कभी मना नहीं करते, कभी नहीं बोलते हैं, सिर्फ फीफो के लिए बोलते हैं, वेटेज एवरेज के लिए बोलते हैं। द बेसिस एंड पॉलिसी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री शुड नॉट बी क्लियरली स्टेटेड। ये गलत है, ये क्या कोई बकवासी बात करी है, मतलब कि गलती है। ऑल राइट, सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बिल्डिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, गलत, क्योंकि रियल अकाउंट होता है। बिल्डिंग अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है कि नहीं होता है। आउटस्टैंडिंग रियल अकाउंट इज अ नॉन पर्सन, गलत। जहाँ भी हमारा ये सफिक्स आ जाता है आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे हमारा ये आ जाता है पर्सनल अकाउंट, ये भी गलत है। एवरी डेबिट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, ये सही है। इनकम्स आर डेबिटेड, नहीं, इनकम्स आर क्रेडिटेड। ठीक है। कंसिडर फॉलोइंग एक्टिविटीज: समराइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शंस, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, रिकॉर्डिंग। हमें पता है कि रिकॉर्ड करना सबसे पहले होता है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन सबसे लास्ट में होता है, ठीक है, एनालाइज थोड़ा पहले होता है, थर्ड पे, और ये फोर्थ पे। तो अब देख लेंगे 4 3 सेकेंड पे, सॉरी 2 3 4 1, 2 3 4 1 है कहीं, तो हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले वाला ये आना चाहिए और लास्ट में 3 आना चाहिए। तो 4 सबसे पहले है, लास्ट में 3, मतलब हमारा आंसर यही है, तो बी। इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स। ये पता है डबल एंट्री मतलब कि 2 अकाउंट एट द सेम टाइम, ये 1 अकाउंट वाली बात ही खत्म है, 1 अकाउंट बात खत्म, 2 अकाउंट इन 2 वेज, ये गलत है। 1 अकाउंट 2 अकाउंट एक टाइम पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग इक्वेशन, ये पता ही है हमको, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, लेकिन कौन सी वाली गलत है हमें बताना है। तो ये कह सकते हैं हम कि हमेशा जब ये वाली सही है प्लस, तो माइनस वाली कैसे सही होगी, ये गलत है। यहाँ पे सिर्फ यही डिफरेंस है। हम मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पेज। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड टू अमलगेमेशन ऑफ द कंपनी इज AS14। अब आप पूछेंगे आपको कैसे पता, तो ऐसे पता है कि इसे ट्रिक मैंने याद करी थी, 7 + 7 होते हैं 14। अमलगेमेशन हमेशा इक्वल कंपनी में होता है, तो इक्वल 7 भी होता है, इक्वल ये भी होता है, तो 14 इज़ अ अमलगेमेशन, याद रहेगा आपको। 7 और 7 हम साथ हैं, तो अमलगेमेट हो गई कंपनी, ये ट्रिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशंस, ठीक है। असेट इज इक्वल टू कैपिटल, गलत है भाई, कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, ये बताया था अभी हमने, फिर भी बताते हैं। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो चीज़ आती है उसमें टाइम वेस्ट करने का मतलब कुछ नहीं होता है। नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस मीन्स, देखिए आज मैं कहूँ आपसे कि आपके पास 100 रुपये हैं और आपने जो है 80 रुपीज़ उसमें से लोन ले रखा है, कितना, 80 रुपीज़,
ठीक है। तो आप पे कितने हुए 20, मतलब कि ये आपका जितना अमाउंट है माइनस लाइबिलिटी, माइनस कौन सी लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, तो आप पे नेटवर्थ निकल आएगी ना। पूछा आप पे कितने, तो 20 रुपीज़ ही हैं। जस्ट लाइक दैट कंपनी के पास भी जितने भी हों हमें उससे मतलब नहीं है। ये बताइए कि आपकी उसमें से एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल कंपनी के पास है 500 रुपये, एक्सटर्नल लाइबिलिटी 100 रुपये वापस करना है कंपनी को किसी को, 400 रुपये उसकी नेटवर्थ है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर, टोटल असेट माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 इज़ कंसर्न विथ, देखो इन्वेंट्री के लिए 2 है, फिक्स असेट के लिए 10 होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन के 6 होता है। अब बचा गया है 6। अगर आपको नहीं भी आता तो आप एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है हर क्वेश्चन के साथ, आप उसको रीड कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती वैसे तो, टाइम वेस्ट मत करो, जितना हो सके उतने से अच्छा करो, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या होता है बताया, 1 तो हमारा प्रेजेंटेशन से होता है, सेकंड हमारा इन्वेंट्री से होता है, थर्ड हमारा कैश फ्लो से होता है। तो थर्ड हमारा क्या हो गया, कैश फ्लो से। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डू नॉट इंक्लूड मैक्सिमेशन और टोटल सेल्स। देखो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हम सर्वाइव तो करें, फर्स्ट मोटिव ये होता है सर्वाइव करो। अब सर्वाइव कर लिया तो भाई क्या सर्वाइव किया आपने सेल से, ये भी ज़रूरी काम है। अब सर्वाइव करना ज़रूरी नहीं है, प्रॉफिट भी चाहिए ना, प्रॉफिट इज लाइक अ ब्लड ऑफ द बिजनेस, तो ब्लड भी चाहिए। लेकिन अब है क्या नहीं, मैक्सिमाइजेशन टोटल इनकम, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी का काम है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ज़रूरी नहीं आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। 10 बताया था मैंने, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो हम ही कह सकते हैं अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 14 मैंने बताया अभी आपको, हमारा क्या होता है 14 अमलगेमेशन से, हमने बताया हम 7 हैं, 7 + 7 क्या होता है 14। अमलगेमेशन मतलब दोनों कंपनी जब साथ में आती हैं, ठीक है। 14 परचेज कंसिडरेशन इज पेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, हम किसको पे करते हैं परचेज कंसिडरेशन, जो कंपनी के मालिक होते हैं हम उनको पे करते हैं। कंपनी के मालिक कौन होते हैं भाई, शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के मालिक। तो शेयर होल्डर्स एंड डेबेंचर तुम्हारे मालिक नहीं होते, डेबेंचर फिर मालिक नहीं होते, क्रेडिटर्स हमारे मालिक नहीं होते, सिर्फ मालिक होते हैं तो शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। डी इसका आंसर है, बताया मैंने अभी आपको 14। आई होप क्या 14 तो नहीं भूलेंगे, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑर्डिनरी इज रिपोर्टेड एज अ पार्ट ऑफ अर्निंग इन द पीरियड ऑफ विच, देखिए जब हमने सेल किया, जब हमने बोला था सेल अकाउंट, हम बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट करते हैं जब हम सेल करते हैं टू सेल्स अकाउंट। अगर कैश मिलता है तो, अगर कैश नहीं मिला तो हम क्या करते हैं, उसका नाम रखते हैं ड्राम, ठीक है। तो हम कब करते हैं, जब रिकग्नाइज कब करते हैं अपना रेवेन्यू, जब हम सेल ही करते हैं, ठीक है। तो व्हेन सेल इज मेड, ठीक है। पैसा तो आता रहेगा, पैसा तो आ जाता है, ऑर्डर जब आया तब आया, चेक तो मिलता ही रहता है, बाउंस होता रहता है, उसके अलग नाटक रहते हैं, लेकिन अब जब सेल करते हैं तभी होता है, ठीक है। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। देखो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा दुखी होके पढ़ो या फिर स्ट्रेस लेके पढ़ो, चीज़ें हम कवर नहीं कर सकते 100%, लेकिन इतना ज़रूरी है कि हम बेसिक चीज़ें कवर करें। बेसिक चीज़ कवर नहीं होगी तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज़ बेस्ड ऑन विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म पता है। डिस्क्लोजर मतलब ये तो डिस्क्लोजर वाली बात ही नहीं है यहाँ, तो आप स्टेबिलिटी कोई कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं है। कंसिस्टेंसी तो हम पॉलिसीज़ में करते हैं। कंजर्वेटिज्म मतलब हमें पता है कि जितने भी प्रॉफिट है हम उसे कम रखें और जितनी भी लॉस हम बता के दिखा के या फिर उसको प्रिजर्व करके बताएं ताकि हमारे प्रॉफिट जो है प्रॉपरली दिखे बुक्स में। तो हम सी क्या लेंगे, ठीक है। यहाँ मैच तो कॉलम करना है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मैच क्या है, ठीक है। डुअल कॉन्सेप्ट क्या है, वही मनी मेजरमेंट नहीं, डुअल कॉन्सेप्ट है आपका हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, पास्ट इवेंट से कर लेते हैं हम यहाँ पे। डुअल कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ट्रांसलेशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन, ये तो ईजी था, ठीक है, तो आप भी कर लोगे, अब मैच करके कर लेना। द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इनकम की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है, सेम चीज़ें हैं, आगे बढ़ो। यहाँ पे आंसर दे रखा है, लॉसेस आर एंटिसिपेटेड एंड प्रॉफिट इज अकाउंटेड अंटिल रियल, पता है ये भी पढ़ा हमने कंजर्वेटिज्म, इसी के हिसाब से हमारा क्या बनाया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन, देखो इसमें से क्या अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है, देखो सब ठीक है, लेकिन जो एक्यूरल अकाउंटिंग है ये वो नहीं है, क्योंकि ये प्रिंसिपल काइंड ऑफ प्रिंसिपल है, तो ये हमारा सी इसका आंसर है। देखिए फिर भी आप याद देख लो अच्छे से, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं हम काफ़ी सारे कि कन्वेंशन क्या है। तो कन्वेंशन हमारा फुल डिस्क्लोजर है, ठीक है, CCD है, ठीक है, CCD क्या
कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी एंड डिस्क्लोजर वाला हमारा कन्वेंशन है। क्या है? कन्वेंशंस। और जो कन्वेंशन नहीं है वो क्या है? एक्यूरल बेसिस। ठीक है, एक्यूरल बेसिस नहीं है। एवरी डेबिट हैज़ इक्वल करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। समझ में आ गया भाई? डेबिट जो होगा क्रेडिट भी लेके घूमे का मतलब डुअल कॉन्सेप्ट है, मतलब कि डुअल एक्सपेक्ट। बी, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल बी गोइंग कंसर्न, इट इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड इमेजिनेशन। एक इमेजिनेशन वाली बात ही नहीं है यहाँ, तो प्रिंसिपल वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था इसमें है अकाउंटिंग कंसेप्ट, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कन्वेंशन हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल वाली कोई बात नहीं है। देखिए इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कंसेप्ट में और कन्वेंशन में। इसकी अलग से मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी एक अच्छे से अलग से एक वीडियो बनाकर। ओके, प्रीपेड रेंट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ, देखो प्रीपेड रेंट किससे एसोसिएटेड नहीं, इस एसोसिएटेड, सॉरी मैंने नॉट पढ़ा था, तो हमारा ये प्रीपेड है वो नॉमिनल में आता नहीं है, क्योंकि हमें बताया था कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जहाँ पर ये सफिक्स आ जाता है तो ये क्या जाता है? हमारा पर्सनल अकाउंट जाता है, राइट। पर्सन मतलब पर्सनल, तो कौन सा वाला पर्सन? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सन भी हम यहाँ पर टिक करते हैं जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, लेकिन हमारा पर्सन अभी कि आगे भी कुछ है तो हम ही रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। ठीक है, तो ई इसका आंसर है। आंसर यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा रीड कर लीजिए अच्छे से आप, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। चलिए, earned but not received is treated as liability, not asset। देखो अर्न कर लिया है लेकिन हाथ में नहीं आया है, लेकिन वही अब हक तो बन गया ना आपका, तो असेट है। लेकिन आपने जो हाथ में आ गया और क्या कमाया नहीं है तो वो लाइबिलिटी बन गया। अच्छा ये चीज़ मुझे याद आ गई, मेरे को इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताइए कि एक्यूरल बेसिस पे जो आपको जो मिल गई है इनकम, एक्यूरल बेसिस एडवांस इनकम मिल गई, तो क्या ट्रीटमेंट होगा, तो आप बता दीजिएगा इंटरव्यू में। ठीक है, एडवांस मनी रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन फ्यूचर इज एंड करंट लाइबिलिटी। देखो लाइबिलिटी तो है ही है कि एडवांस मनी मिल गया तो लाइबिलिटी बन गई है आपकी, और लेकिन ये इनकम नहीं बनी अभी तक कि लाइबिलिटी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट लाइबिलिटी एग्जांपल्स है, क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स, लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड भी हमारी करंट लाइबिलिटी थी होती, क्योंकि ये बोलते हैं ना मीटिंग में, बोलते थे कि हम डिविडेंड देंगे तो उनको देने पड़ते हैं कुछ टाइम के अंदर डिविडेंड। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ, ये कवर हो गया सॉरी, ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग टू कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज अ कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। ये हमें जिम्मेदारी है कि पूरा हम डिस्क्लोज करें पूरी चीज़ें। ठीक है,